बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। मैंने जो कानून को जानते हैं लोग, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी, क्या एक कैदी, उसका ट्विटर अकाउंट से अगर कोई ट्वीट हो जाती है तो दौरान कैद तो उसको कोई सज़ा हो सकती है? उन्होंने कहा जी ये एक मजाक है, सवाल ही पैदा नहीं होता और किसी भी सूरत में इसके ऊपर ना गिरफ्तारी हो सकती है। अगर किया भी गया तो ये बाइज्जत बरी होने वाला केस है। इसके अंदर तो जमानत भी मांगना जो है वो जुर्म है। ये तो 0% इसमें इम्कान आते हैं, तो ये तो मुकदमा बनता ही नहीं है। जो लॉ को जानने वाले लोग हैं, कुछ वकला है, उन्होंने बताया, कुछ जो सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने बताया। साकिब बशीर साहब की बड़ी क्लियर इस पर राय थी। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। एक बंदा कैदी है, उसका ट्विटर कहीं बाहर इस्तेमाल हो रहा है और उसके ऊपर एक ट्वीट होती है और उस कैदी के ऊपर आप जेल के अंदर एक और मुकदमा करके उसको आप पकड़ लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा भी नहीं। उन्होंने ये कहा था। बहरहाल वो जो मुकदमा हुआ इमरान खान साहब पे, उस पर गई FIA जाके, उन्होंने इमरान खान साहब से तहकीकात की। इमरान खान साहब को स्टेटमेंट भी आया, वो भी आपको मैं बताता हूँ। नजम सेठी ने यह कहा कि ये जो आईनी तरमीम है, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। उन्हें कहा जी ये करवा दो, नहीं तो फिर आप घर जाएंगे। अब ये नजम सेठी साहब ने खबर दी है। मुमकिन है ठीक हो, उनके एस्टेब्लिशमेंट से ठीक है ताल्लुकात और उनको ये बात अंदर से पता चली होगी जी अगर ये कानून साजी करवाएंगे तो ठीक है, तो फिर ये घर जाएंगे। तो सिस्टम तो लपेटा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। होता है ना, वेव चलती रहती है मुल्कों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त वेव जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो जिन मुल्कों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव होती है, वहाँ पे मुश्किल होता है कि निज़ाम को लपेट दिया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए, वहाँ मुश्किल होता है। तो यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि कोई मार्शल लॉ लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। लोगों का रिएक्शन बड़ा खौफनाक होगा और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नाराज़ करने में फ़ायदा भी कोई नहीं है। और ये उस वक्त होता है जब पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में कोई मकबूल सियासी क़यादत मौजूद ना हो। यानी लोग तंग आ गए थे जब पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों से बारियां लगाई हुई हैं, लूट रहे हैं मुल्क को, तो फिर जनरल मुशर्रफ एक्सेप्टेबल हो गए थे। इस वक्त जो है वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी अपनी अपनी जगह पे कुछ कुछ सपोर्ट अपने अपने सूबों में, अपने अपने इलाकों में मौजूद है। तो ये मुमकिन नहीं है कि मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन नजम सेठी साहब ने कहा तो सुन लेते हैं। उन्होंने एक और बात भी की नजम सेठी साहब ने, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके बकौल भी अभी तक मसला वहीं पे फंसा हुआ है कि नंबर पूरे नहीं हो रहे और बंदे ही पूरे नहीं हुए। हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे भाग रही है और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपनी सौदेबाजी करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत ने अभी तक जो आईनी तरमीम है उसके बारे में सिर्फ इशारे बताए कि जनाब ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, और ये चीज़ें ज़राए से कुछ बाहर भी आई। जो चीज़ें बाहर आई उनमें 5 चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन आईनी तरमीम होती कैसे? लेकिन ये 2 तरीक़ों से आएगी ना। तो प्राइवेट मेंबर जो है वो लेकर आएगा आईनी तरमीम का बिल, वो असेंबली में आएगा, उस पर डिबेट होगी, वोटिंग होगी, फिर एक असेंबली से, फिर उसके बाद सेनेट से, उसके बाद वो चला जाएगा, फिर जाके उसका वो नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा, आइन में तरमीम हो जाएगी। लेकिन ये तरीका तो हुआ नहीं क्योंकि एजेंडे में ये शामिल ही नहीं है किसी जगह पे, वरना पता चल जाता। हाँ, लेकिन चंद चीज़ें क्लियर हो गई कि फजल रहमान साहब उम्र की हद में इजाफा नहीं करने वाले। यानी काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले तक फजल रहमान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं ये मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो जजों की उम्र की हद बढ़ाने वाली बात है, ये जब माजी में कोशिश की जा रही थी गालिबन परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो सबने हमने उसकी मुखालफत की थी। तो आज हम कैसे उसकी हमायत कर सकते हैं? तो ये फजल रहमान साहब कुछ नुक्तों पे अड़े हुए हैं। अब एक चीज़ जो फजल रहमान साहब ने अपने मुंह से कही थी, वो चीज़ हुकूमत को कोई सूट भी करती है और उसके ऊपर बात भी हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर ये कानून साजी हो सकती है। चीफ जस्टिस जो है वो 5 सीनियर जजेस के पैनल में से बनाया जाएगा। इससे हुकूमत फ़ायदा ये लेगी कि जो पसंद का आदमी है उसको ले आए और फिर उसके ऊपर एक एहसान भी रहेगा, देखिए जी मैं तो जूनियर था, मुझे ये लेकर आ गए हैं। नंबर 2, ये फेडरल कोर्ट का एक क़याम करना चाहते हैं, यानी एक ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जहाँ पे आईनी मसाइल को ले जाया जाए और इसका चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत मुकर्रर करेगी और इसके जजेस भी जो है वो हुकूमत मुकर्रर करेगी। यानी जो आईनी मामलात हैं जहाँ पे जाके ये फंस जाते हैं, जैसा कि आपको याद होगा डिफेक्शन क्लॉज का एक मसला आया था 2022 में, इमरान खान को बड़ा फ़ायदा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। तो ये चाहते हैं कि वो सारे मामला जो आईन से मुताल्लिक हैं वो एक मखसूस अदालत में चले जाएं, वो अदालत ही अलग कर दी जाए ताकि वो फैसले इनके खिलाफ आए ना। जैसे मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, ये भी एक आईनी मामला था। जैसे कोई तरमीम आ जाती है
उसकी आइन की तशरीह करनी है तो वो मामला भी उधर ही चला जाए। तो वो अदालत ही अलग बनाना चाह रहे हैं जहां पे अपना जज और अपने दूसरे जजेस जो हैं वो खुद उनको अपॉइंट करना चाह रहे हैं। इस तजवीज़ के ऊपर अभी काम हो रहा है। एक चीज़ ये है कि कमेटी बनी हुई है 3 सीनियर जजेस की, और हुकूमत के बनाए हुए कानून के तहत 3 सीनियर जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस और उनके बाद आने वाले 2 चीफ जस्टिस, ये तीनों बैठकर फैसला करते हैं कि कौन सा बेंच किस केस में बनाना है, और अहम तरीन फैसले ये बैठकर कर लेते हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कादी फ़ायद ईसा साहब की सोच बिल्कुल अलग है जो हुकूमत से बहुत मैच करती है, जबकि उनके नीचे जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनकी सोच कादी फ़ायद ईसा साहब से उतनी मैच नहीं करती या हुकूमत से। तो कादी साहब की मर्जी बड़ी मुश्किल से चलती है यहाँ पे बेंच बनाते हुए। तो इस सूरत हाल में जो है वो चाह रहे हैं कि ये कमेटी ख़त्म कर दी जाए और सिर्फ चीफ जस्टिस के बाद अकेले के पास इख्तियार आ जाए कि वो जो चाहे जैसा चाहे बेंच बना दें। तो इस इख्तियार का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने वाला मामला जो है अब वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप दे दें, वहाँ पे अब एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा हुकूमत को कोई जज पसंद नहीं है। वहाँ नीचे 6 जजेस ने लेटर लिखा हुआ है, 7वें जज जो हैं वो भी हुकूमत को पसंद नहीं है। तो उन 7 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसी को बलूचिस्तान भेज दें, किसी को सिंध भेज दें, किसी को पंजाब भेज दें, किसी को खैबर पख्तूनख्वा भेज दें, और यहाँ पे दूसरे जजेस ले आए अपनी मर्जी के। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। एक ये, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट के जजेस दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा करने की आईनी तरमीम, यानी पार्लिमान की एक कमेटी बन जाएगी, उसका भी बाकायदा इन्फ्लुएंस होगा, और जो एक जुडिशल कमीशन पहले से मौजूद है उसका भी एक इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जब मिलकर करेंगे तो हुकूमत की मर्जी के जजेस आया करेंगे, जो नए जजेस अपॉइंट हुआ करेंगे उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो ये है जनाब पूरा सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो अब तक चीज़ें सामने आई, ये चीज़ें ये करना चाहते हैं। अब हुकूमत की उम्मीद कहाँ पे खड़ी है? देखिए, हुकूमत के बाद 213 लोग, और स्पीकर क्या वोट डाल सकते हैं? स्पीकर का ये कहना है कि वो डाल सकते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है उनका कहना है कि स्पीकर वोट नहीं डालेगा, वोट जो है वो बाकी लोग डालेंगे। बहरहाल अब स्पीकर क्या वोट डाल सकते हैं इसके ऊपर एक आईनी राय आ जाएगी, कोई ना कोई राय आ जाएगी, लेकिन 213 है वो टोटल मिला के। उन 213 में अगर फजलुर रहमान साहब के 8 शामिल हो जाएं तो भी वो 221 हैं। अब ये 221 लोग तो आईनी तरमीम कर नहीं सकते, इनको चाहिए 224। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक उनका ऑर्डर आया है, जो उन्होंने वजाहती ऑर्डर एक जारी किया है इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पे, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो 41 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये 41 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अब आप इनसे वोट नहीं ले सकते, आप लेंगे भी तो इनका काउंट ही नहीं होगा। ये तो हो गया मामला फारग। तो फिर रह कौन गया? रह गया वो जिसने एफिडेविट नहीं दिया था। अच्छा, इसमें एक तो जी एफिडेविट नहीं दिया था उस्मान साहब हैं साहिवाल से। इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि जी हमारे पास पहुंच गए और ये अब किसी और को वोट नहीं डालेंगे। ये पाकिस्तान से बाहर के सऊदी अरब गए हुए थे, आ तो गए हैं, लेकिन इनका क्लेम है कि ये हुकूमत के साथ नहीं अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन मुबारक ज़ेब साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम इनको रोक लेंगे, क्योंकि गुलजफर ने कहा जी जो मांगता है हम देते हैं, मैं सदारत भी छोड़ता हूँ, सब कुछ छोड़ता हूँ, इमरान खान को धोखा मत दो। तो ये मुबारक ज़ेब को ऑफर करवा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ठीक है जो आपके मुतालबात हैं वो हम मान लेते हैं। अब इन तीनों में से अगर 1 या 2 वोट चले जाते हैं तो हुकूमत कानून साजी नहीं कर पाए। 3 सीटें छीनी MNA की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक कुछ किया ही नहीं उस पर। 3 सीटें छीनी, एक साथ एक हल्ले में छीन ली, और वो तीनों में बेशुमार वोट इलेक्शन कमीशन ने जाली डिक्लेयर करके, यानी उन वोटों को जो है वो डबल स्टैंप करके या कोई चक्कर चला के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे बाहर निकाल के 3 बंदे नून लीग के डाल दिए। 3 वोट तो उनको ये मिल गए, एक अभी वो धांधली करके जनूबी पंजाब में जीत गए, 4 उनको ये हो गई। 3 जो है वो एक स्टे ले लिया गया था, वरना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के तीनों MNA PMLN के फारग कर देने थे अभी तक। अगर वो स्टे ना होता तो उन्होंने कहा था 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैं फैसला दे दूंगा, और वो 3 MNA फारग हो जाते तो ये रह जाते 207। यानी अभी 213 है, ये 206 या 207 होते इस वक्त, और ये कभी आईनी तरमीम का सोच भी ना सकते, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे इतना रश भी कभी ना होता। अब इसमें 2 मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। एक मोहम्मद इलियास साहब हैं, इलियास चौधरी साहब, ये गुजरात से हैं। ये जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बैठते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इनको काफ लीग में शामिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती।
इसी तरह आदिल वज़ई साहब हैं, ये बलूचिस्तान से जीते थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सपोर्ट से, इनको नून लीग में शामिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती। और ये दोनों आज भी अपोजिशन की सीटों पे पीटीआई के लोगों के साथ बैठते हैं, हुकूमत के साथ नहीं बैठते। ये कहते हैं हम उनका हिस्सा ही नहीं है, लेकिन कागजों में ये उनका हिस्सा है। वोट इनको वहां डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो सीटें फारग हो जाएंगी। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन के इस कदम के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी अदालत में नहीं गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।